Date is today 8 September 24. Our group name is Finvestors, Yashasvi Bhava, that simplify your finances. The subject for today is decoding conference calls. So before we start, I am not SEBI registered, and this analysis is only for educational purpose. This is not a buy or sell recommendation. Please consult your financial advisor before making any investment decision. कॉन्फ्रेंस कॉल हम कैसे पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या हमें मेनली देखनी होती हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने से पहले हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने या पढ़ने के टाइम पे हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। और कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने के बाद हमें उसका एनालिसिस कैसे करना है। और एनालिसिस के बाद हमें उस पर क्या एक्शंस लेने हैं। ये पूरा आज हमारा एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू, पूरा ओवरव्यू है इसका। तो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स आर conference calls where the management of a public listed company discusses its financial result and future projections with institutions, analysts, and investors at the end of quarter और हाफ ईयर। तो यहाँ पे क्वार्टर जो कि मेन बोर्ड पे लिस्टेड है कंपनी, और जो एसएमई कंपनी है उनके लिए हाफ ईयर होता है, मतलब सितंबर क्वार्टर एंड एंड देन मार्च एंडिंग। तो अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट जो है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसका मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट, उसके फ्यूचर प्लान्स प्रोजेक्शंस क्या है, ये सभी डिस्कशंस होते हैं जो भी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जनरली वहाँ पे एनालिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रेप वहाँ जाके बैठते हैं। जब भी हम कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ेंगे तो वो मेनली चार भाग में डिवाइड रहेगा। पहले रहेगा जस्ट एक छोटा सा एक ओपनिंग रिमार्क्स रहेगा, और ओपनिंग रिमार्क्स के साथ साथ एक सेफ हार्बर स्टेटमेंट का मतलब है कि उसमें एक डिस्क्लेमर देंगे कि हम अभी जो भी डिस्कशन करेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल के टाइम पे, तो उसमें कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शंस होंगे। तो उस फ्यूचर प्रोजेक्शंस को सभी जैसे प्रोजेक्शन की तरह देखें उसको, कोई मतलब कंक्रीट कोई एश्योरेंस ना माने, वो इस तरह से एक स्टेटमेंट आता है। फिर आगे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर एंडिंग के या हाफ ईयर के जो रिजल्ट आए होंगे, उसके डिस्कशंस होते हैं कि किस किस पैरामीटर्स पे रिजल्ट कैसे रहे, ईयर ऑन ईयर कैसा था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा था, मार्जिन कैसा रहा, ठीक है, पैट कितना रहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा, कितना ईपीएस रहा। उनके अगर बिजनेस में अलग अलग सेगमेंट्स हैं तो सब सेगमेंट से कैसा कैसा परफॉर्म किया, उसका कंपैरिजन उसके पिछले साल से, उसके पिछले क्वार्टर से। ठीक है, इस तरह से उसका सीएफओ जो जनरली जो होते हैं वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद का जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं क्यू एंड ए सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मौका मिलता है कि वो मैनेजमेंट से वन ऑन वन एक क्वेश्चन कर सके। हालांकि ये लिमिटेड क्वेश्चन होता है क्योंकि सभी को बराबर बराबर मौका देना होता है, या सबको मौका देना होता है। कॉन्फ्रेंस कॉल जो है जनरली घंटे, 1 घंटे 20 मिनट, कोई लंबा भी खींचता है, कोई थोड़ा कम भी चलता है। तो उसी जो भी टाइम अवेलेबल है मैनेजमेंट के पास, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का वो रिप्लाई कर दें। समटाइम्स अगर किसी ने बहुत बाद में ज्वाइन किया हो तो क्यू में सबसे लास्ट में होगा, तो वो क्वेश्चन उसके अनआंसर भी रह जाएंगे, क्योंकि एक टाइम लिमिट भी मैनेजमेंट लेके चलता है। और फिर जब क्यू एंड ए खत्म होगा तो मैनेजमेंट की तरफ से क्लोजिंग रिमार्क्स आता है। ये मोटा मोटा कॉन्फ्रेंस कॉल का ओवरव्यू होता है। जब भी हम उसका लाइव सुने या पीडीएफ देखें, ट्रांसक्रिप्ट देखें उसका, तो इस तरह से पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल का ओवरव्यू होता है। अब हम उसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो हाउ टू ज्वाइन। तो ये अनाउंसमेंट आता है, ये मैंने अनाउंसमेंट जो निकाला है ये मैंने बीएससी एनएससी के साइट से कट करके निकाला है। किसी कंपनी का अनाउंसमेंट है कि वो कॉन्फ्रेंस कॉल Q1 FY25, मतलब जून क्वार्टर एंडिंग के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल करेगी। तो ऐसा करके उसने एक नोटिफिकेशन दिया। तो ये एनएससी बीएससी के साइट पे नोटिफिकेशन जाता है कंपनी की तरफ से। हम यूज करते हैं स्क्रीनर, या कोई और भी कोई अलग आदमी कोई अलग ऐप करता हो जहाँ पे ये सुविधा हो कि वो कॉन्फ्रेंस कॉल को रिपोर्ट करें। तो स्क्रीनर का क्या काम होता है कि वो ये जो वेबसाइट्स हैं उनसे डेटा जो है रिट्रीव करता है अपने पास।
और जैसे हमारा स्क्रीनर का जो फीड दिखाता है, वहां पे वो दिखाता है कि सो एंड सो कंपनी हैज इंटीमेटेड एक्सचेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉल्स। तो हमें ऐसा एक नोटिफिकेशन मिलता है हमें अपने स्क्रीनर पे, या अगर कंपनी के आप खुद के उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो वो भी अपने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जब भी कुछ अनाउंस करेगी बीएससी एनएससी को, तो उसका एक कॉपी जो है वहां रखती है अपने पास कि हमने ऐसा कुछ अनाउंस किया है, जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि हमने ऐसा कुछ अनाउंस किया है। जब वो अनाउंस करते हैं तो साथ में अटैचमेंट लगा रहता है जिसमें कि ऐसे लिखा होता है कि आप चाहें तो उसका पास पहले अप्लाई कर सकते हैं, और वो लिंक रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्री रजिस्टर टू अवॉइड वेट टाइम एंड एक्सप्रेस ज्वाइन विथ डायमंड पास। तो ये एक लिंक रहता है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल्स मांगेगा कि आपका नाम क्या है, आप किसी कंपनी से हैं या इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, जो भी आप वहाँ पे लिखेंगे, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका फोन नंबर कितना है। आप जब उसमें वो फिल करेंगे तो आपको उस आपके ईमेल आईडी पे या आपके फोन नंबर पे वो आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको कि आपको जो ये नंबर है, यूनिवर्सल एक्सेस का नंबर है, ये आप डायल करेंगे और फिर आपसे जो भी आपके पास डिजायर जो आपके पास जो आपके मेल पे आया था आपसे मांगी जाएगी और आप उसे ज्वाइन करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट इस नंबर पे फोन करेंगे तो समटाइम्स वहां पे एक ऑपरेटर फोन उठाएगा और आपसे सेम चीज पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपका आप किसी कंपनी से हैं या आप कौन हैं, और फिर आपसे पूछेगा कि आप कौन सा कॉन्फ्रेंस कॉल ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप बताएंगे तो आपको फिर वो ज्वाइन करा देगा वहां पे। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। डायमंड पास की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं जिस कॉन्फ्रेंस कॉल के पीछे कि हमें सुनना है, या जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं रहता है कि कोई वहां पे ऑपरेटर आपके लिए बैठा हुआ है, तो उस केस में आप एक नंबर डायल करेंगे, कोड डायल करेंगे, आप इंटर कर जाएंगे। जस्ट लाइक अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग जैसे आप और जगह करते होंगे वैसा ही है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्फ्रेंस कॉल, वो हम देखते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल जरूरी है क्यों है? अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू हैव वन ऑन वन इंटरेक्शन विद मैनेजमेंट दे कुड नॉट फाइंड अदरवाइज। तो इन्वेस्टर जो है उनके पास मैनेजमेंट से बात करने का और कोई तरीका होता नहीं है। हालांकि अगर आप चाहें तो कंपनी के जो इन्वेस्टर रिलेशन टीम है उसको मेल करेंगे तो आपको रिप्लाई कर भी देते हैं, बट वो उनको टाइम लगता है करने में, ठीक है। या काफी सोच समझने का उनके पास टाइम है, तो हो सकता है आपको एक जो आप इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं उसमें, और एक आप जो 2-3 दिन लेके रिप्लाई देते हैं उसमें, उस रिप्लाईज में फर्क होता है। फिर भी आप अगर फैक्चुअल फिगर्स मांग रहे हैं कंपनी से तो उसमें मैनिपुलेशन तो नहीं हो सकता है, जो फैक्चुअल है वो उनको मिलेगा, आपको मिलेगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। और मेल टाइप करना, मेल बनाना, फिर उसको ईमेल उसका जाके उसमें पोस्ट करना, फिर आप उसके रिप्लाई का वेट करना। तो और फिर आपके पास कोई फॉलो अप क्वेश्चन है, उसने रिप्लाई दिया आपको, आपके पास फॉलो अप क्वेश्चन है, तो फिर वही ईमेल ईमेल करना पड़ेगा। तो कॉन्फ्रेंस कॉल एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो मैनेजमेंट से वन ऑन वन बात कर सके। और फिर उसमें और क्या क्या चीज होती है वो देखते हैं हम। तो डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये तो जो कंटेंट था कॉन्फ्रेंस कॉल का जो स्ट्रक्चर था उसका ही पार्ट है। फ्यूचर प्लान्स, रोड मैप, कंपनी का कोई फ्यूचर प्लान है, उसका रोड मैप कैसे रहेगा उस प्लान का, वो होता है कॉन्फ्रेंस कॉल में। क्यू एंड ए सेशन होता है जो कि स्ट्रक्चर में ही कवर हुआ था, क्यू एंड ए सेशन होता ही है। डाइवर्स क्वेश्चंस बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स, हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपका जो दायरा सोचने का था या जो आपको कंपनी के बारे में और चीज जाननी थी वो आपने पूछ ली, लेकिन कंपनी के और भी वर्टिकल्स हैं जहाँ पे और मिनिस्टर्स को डाउट है या उनके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप उनके क्वेश्चन भी सुनेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी, या हो सकता है आपको पहले से पता हो लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो भी। तो काफी आप जब पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे काफी अलग अलग डाइवर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उससे जो भी पार्टिसिपेंट्स वहां हैं उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। हो सकता है किसी और के क्वेश्चन से आपके कुछ एडिशनल डाउट्स हैं जो आपको क्लियर हो जाए। अंडरस्टैंडिंग द कंपनी एंड पीपल बेटर, आप जब कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते हैं लगातार और जब लाइव सुनते हैं उनको या फिर लगातार उस मैनेजमेंट को ट्रैक करते रहते हैं तो आप कंपनी को अच्छे से और जानने लगते हैं, और जो कंपनी को चला रहे हैं उनको भी आप अच्छे से जानने लगते हैं कि कौन आदमी जो है जो किस तरह से बोलते हैं, या फिर वो जो बोलते हैं अगर उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं, जब वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं तब उनका वॉइस क्लैरिटी कैसा रहता है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा रहता है। ये आप थोड़ा बहुत सुनने के बाद थोड़ा आप एनालाइज कर सकते हैं चीजों को।
देन जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहे हैं तो आप मैनेजमेंट के का जो एबिलिटी है क्वेश्चन को हैंडल करने का, वो गेज कर सकते हैं कि टफ क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को आराम से रिप्लाई कर देंगे फैक्ट देख के। लेकिन कोई पार्टिसिपेंट्स ने अगर कोई टफ क्वेश्चंस कर दिया, ठीक है, मैनेजमेंट के वर्किंग पे, उनके कंडक्ट पे कोई सवाल उठा दिया, तब वो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। क्या वो आराम से कर लेते हैं, क्या वो क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, क्या वो क्वेश्चन को डिरेल करते हैं, ठीक है, या वो टू द पॉइंट आंसर देते हैं और कन्विंसिंग आंसर देते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस कॉल जब हम उसके गो थ्रू होते हैं तो हम ये चीजें हमें मिलती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मार्केट लाइज क्लैरिटी ऑन बिजनेस विद क्लियर ग्रोथ प्लान्स। मार्केट को भी ना पसंद है वैसे बिजनेसेस जो बात करना चाहते हैं, जो अपने इन्वेस्टर्स से वन टू वन होना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस का जवाब देना चाहते हैं। क्योंकि जो जो अपना स्टॉक मार्केट का स्ट्रीट है, उसको भी क्लैरिटी चाहिए। मतलब ज्यादा कुछ पता नहीं किसी कंपनी के बारे में, तो वो बहुत कुछ उसमें कुछ ज्यादा मार्केट उसको फिर कैसे वैल्यू करेगा समझ नहीं आएगा। तो जब ऐसा कुछ है जहाँ पे ऑलरेडी सब चीजें डिस्कस्ड हैं, क्या प्लान है, कैसे प्लान है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, तो मार्केट उसको और अच्छे से मतलब अ, पसंद करेगा उसको, मतलब। और अगर सूटेबल है और अच्छा कंपनी है तो ठीक वैल्यूएशन भी देगा उसको। तो क्लैरिटी रहेगी कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो करते हैं, जो मैनेजमेंट ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं ओपन में आके, उनके लिए। तो प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? हाँ, प्रिपरेशन का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? आप कॉन्फ्रेंस कॉल जाके अटेंड कर रहे हैं तो उससे पहले, अगर हम अटेंड कर रहे हैं तो अगर हम बिना प्रिपरेशन के अटेंड करेंगे तो बहुत चीजें क्लियर नहीं होंगी हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कंपनी करती क्या है, पहले से क्या बोल के रखी है। तो थोड़ी प्रिपरेशन अगर हम अटेंड करते हैं तो हमारे पास हमारी भी होनी चाहिए अपनी तरफ से। बिफोर वी ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस कॉल देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन हेल्प इन्वेस्टर बिफोर ज्वाइनिंग एंड रीडिंग कॉन कॉल्स। क्या करना पड़ेगा हमें ज्वाइन करने से पहले? पहले हमें बिजनेस समझना पड़ेगा कंपनी के। कंपनी जिसका हम कॉन्फ्रेंस कॉल आज अटेंड करने जा रहे हैं, वो एक्चुअल में बिजनेस क्या करती है जानना जरूरी है। तभी तो जब वो बातें वहां होंगी तो हमारे दिमाग में जो है बहुत मतलब अच्छे से हम ग्रैस्प कर पाएंगे। ठीक है। और उस बिजनेस के डायमेंशंस के बारे में बातें होंगी तो हम, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो डिरेल नहीं होगा, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हम सुनेंगे कि बात क्या हो रही है। देन बिजनेस सेगमेंट्स। अब अगर कंपनी जो है उसके तीन चार बिजनेसेस हैं, तो सारे सेगमेंट, जिस जिस सेगमेंट में वो काम करती है, क्योंकि जब वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब वो पूरा रीड आउट कर रहे होंगे, तो सभी सेगमेंट के बारे में अलग अलग बात करेंगे कि हमारा ये सेगमेंट जो है, सेगमेंट ए हमारा है, उसने इतना ग्रोथ किया है, इतना मार्जिन रहा। सेगमेंट बी हमारा इतना ग्रोथ किया, इतना मार्जिन रहा। ऐसे करके वो बात करेंगे। तो सेगमेंट्स में हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारी कंपनी है उसके कितने कौन कौन से बिजनेस हैं, जोग्राफीज दे ऑपरेट इन, और जो हमारा जो स्टॉक है या हमारा जो कंपनी है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है, वो किस किस ज्योग्राफीज में काम करती है। ठीक है, ताकि आप जब वो बातें हो तो आप समझ में आए आपको कि कोई ज्योग्राफी में प्रॉब्लम चल रही है क्या, या किसी ज्योग्राफी में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ गई है क्या। ज्योग्राफी कहने का मतलब है कि एक जगह पे सीमित ना होके किस किस, ज्योग्राफी का मतलब किस किस एरिया में, विद इन कंट्री भी बहुत सारी जगह हो सकती है, या फॉरेन भी हो सकता है, अलग अलग डेस्टिनेशन हो सकता है। तो कहाँ कहाँ पे हमारे कंपनी के प्लांट है, कहाँ कहाँ पे हमारे कंपनी रेडी जो आइटम है उसको एक्सपोर्ट भी करती है तो कहाँ करती है, या विद इन द कंट्री जहां जहां सप्लाई करती है। तो ये सारी ज्योग्राफीज मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। फिर सेक्टर डायनेमिक्स कैसा है, जो कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है वो कौन से सेक्टर की कंपनी है, और उस सेक्टर में मोटा मोटा अभी क्या चल रहा है, ये आपको अगर जानकारी हो तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि सेक्टर जो है, सेक्टर तो इतना तेज ग्रो करने वाला है, या सेक्टर में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हो गई है, और हमारी कंपनी फिर उस सेक्टर की ग्रोथ को मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, सेक्टर ग्रोथ को बीट कर रही है कि कर रही है क्या। ये सब थोड़ा बहुत आप एनालाइज कर सकते हैं। रिसेंट डिक्लेरेशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने इस कॉन्फ्रेंस कॉल से पहले कुछ, पहले अगर डिक्लेरेशन कर रखे हैं, सपोज कोई बड़ा ऑर्डर ही डिक्लेयर किया हुआ है कि ऑर्डर मिला है, कोई बड़ा कुछ काम करने जा रही है, जैसे वो बोल रहा है कि हम कुछ नया एक्वायर करेंगे या हम कुछ नया कैपेक्स करेंगे, जैसे भी उसने इन्फॉर्म किया हो, टीवी के थ्रू किया हो या बीएससी एनएससी पे कोई पोस्ट करके किया हो, तो थोड़ा जानकारी आपको रहेगी। तो अगर कोई इन्वेस्टर क्वेश्चन पूछता है तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया है अचानक से। ठीक है, या आप ही को उस पर कुछ बेस करके क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मार्जिन प्रोफाइल। अब कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन के बारे में काफी बातें होती है कॉन्फ्रेंस कॉल में। मार्जिन मतलब कि कंपनी का कंसोलिडेट मार्जिन कितना है, मतलब सारे, अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है बिजनेस के, तो सारे सेगमेंट का बिजनेस का अलग अलग मार्जिन क्या है, और फिर कंसोलिडेट मार्जिन क्या है, ये पता होनी चाहिए।
ताकि जब बातें हों उसके बारे में, काफी बातें होंगी मार्जिन के बारे में। नॉलेज अबाउट पीयर्स। अब जो भी सेक्टर की वो कंपनी है उसमें जो उसके पीयर ग्रुप है, मतलब सिमिलर बिजनेसेस जो हैं, वो कैसा कर रहे हैं, थोड़ा नॉलेज उनके बारे में अगर आप रखें तो आपको ये कंपनी समझने में और अधिक सहूलियत होगी। ठीक है। प्रोमिसेस प्रोजेक्शंस और प्रीवियस कॉन कॉल्स। अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल में बैठे हैं, तो अगर आपको पता हो कि इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुए हैं, नॉट ओनली कॉन्फ्रेंस कॉल, कहीं उसने इंटरव्यू भी दिया है, कहीं उसने अलग से कोई मीडिया पोस्ट भी किया है, तो उसमें कुछ उसने प्रोजेक्शन किए थे, कुछ प्रोमिस किए थे कि हम इतना कर देंगे, हम इतना कर देंगे, उसकी जानकारी भी अगर आपको हो, तो ये आपको इस कॉन्फ्रेंस कॉल में हेल्प करेगी। या तो आप क्वेश्चन कर लेंगे या कोई और क्वेश्चन करेगा, या फिर आप देखेंगे कि जो पुराने इसके प्रोमिस थे उसके हिसाब से ये कंपनी जो अभी काम कर रही है, जो बात कर रही है, वो इन लाइन चल रही है या उससे फिर डेविएट हो रही है। तो इतनी प्रिपरेशन एटलीस्ट अगर आप करके बैठेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो फिर आपको बिल्कुल दूसरी बार उसका ना ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आप ये इतना कर लेंगे, तो आप उस पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल को एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझेंगे, अगर इतना आप कर लेंगे तो। फिर जब हम पढ़ना शुरू करें या फिर हम कॉन्फ्रेंस कॉल सुनना शुरू करते हैं, तो फिर हमें ध्यान कहाँ देना है, तो दैट इज हॉकाई। हॉकाई का मतलब क्या हुआ कि जो नजर होती है हॉक की, उस तरफ से हमें जब सुन रहे हैं तो उस चीज पे हमें ध्यान देना है। और हो सके अगर आप नहीं तुरंत उसको रिकॉल कर पाने में सक्षम हो, तो आप नोट करें उसको, ताकि आपको एनालिसिस में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब तक उसका कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट आएगा या फिर कहीं अपलोड होगा, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो आप अगर नोट कर लेंगे उसको, तो आप जस्ट आपके पास वो कितना आप नोट करेंगे, एक पेज पे आप हार्डली कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, बाकी आपको याद ही रह जाएगी अगर आप इतना प्रिपरेशन करके जाएंगे तो। तो दो द इंटायर कॉन्फ्रेंस कॉल इज वैल्यूएबल, बट इन्वेस्टर शुड फोकस ऑन, कहाँ कहाँ फोकस करना है उसने। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस वाइल लिसनिंग लाइव। अगर आप लाइव सुन रहे हैं तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस आप आराम से गेज कर सकते हैं कि बोलते वक्त मैनेजमेंट अपने फिगर्स को प्रोजेक्ट करते वक्त कितना कॉन्फिडेंट है। ये आप आराम से गेज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कशन और मार्जिन एक्सपेंशन। तो जो मार्जिन जो है उसका, कंपनी का भी जो एग्जिस्टिंग मार्जिन है, उसके एक्सपेंशन के बारे में क्या कोई बात चल रही है क्या? चाहे वो एक्सपेंशन उसको ज्यादा और प्रोडक्शन करने से इकोनॉमी ऑफ स्केल के चलते बन रही हो, जो हमने पहले बार बात की थी ना, डीलिवरेजिंग के चलते हो, ठीक है, चाहे ऑपरेटिंग लिवरेज के चलते हो। ये वर्ड पहले आप सुन चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है कुछ फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करके मार्जिन एक्सपेंड हो रहा हो, या पहले जितनी मात्रा में सामान बनाते थे उससे ज्यादा बना रहे हैं अभी, तो उससे मार्जिन एक्सपेंड हो रहा हो, या उन्होंने कुछ नया कुछ चीज बनाना शुरू किया है जो कि मार्जिन लुक्रेटिव है वो चीज, तो उससे भी कंसोलिडेट मार्जिन इंप्रूव होगा। तो मार्जिन एक्सपेंशन की बात है क्या कॉन्फ्रेंस कॉल में? प्लान्स फॉर कैपेक्स विथ कोरिलेशन टू डिमांड। अब कैपेक्स का प्लान है क्या इनका कुछ ऐसा? और अगर कैपेक्स प्लान कर रहे हैं तो डिमांड है क्या एक्चुअली? तो कैपेक्स कर रहे हैं तो डिमांड भी आपको दिखनी चाहिए कि सेक्टर में इतनी डिमांड है कि कैपेक्स बनता है यहाँ पे। जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है कंपनी के पास, वो ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज हो चुकी है, या नियर टू यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन वो पहुंच रही है। तो उस केस में कैपेक्स तो करना पड़ेगा, डिमांड है तो कैपेक्स की बात चल रही है क्या? मर्जर एंड एक्विजिशन फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में मैंने मतलब आपको समझाया था। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है कि जो कंपनी अपना काम कर रही है उसी कोर वर्क को और स्केल अप करती है और अच्छे पैसे जनरेट करती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। और अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, और या अपना मर्जर उस कंपनी को अपने कंपनी में मर्ज कर लेती है, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है। तो ऐसी बात भी चल रही है क्या? तो अगर कैपेक्स करेंगे दैट विल कम इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, मर्जर एंड एक्विजिशन करेंगे दैट विल कम इन इनऑर्गेनिक ग्रोथ। फोकस ऑन मार्जिन एक्रेटिव सेगमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब सपोज अगर कंपनी के पास अगर दो तीन सेगमेंट है जिसमें वो काम करती है, तो किसी एक सेगमेंट में उसको मार्जिन ज्यादा बनता होगा। तो क्या जो उसका जो मार्जिन एक्रेटिव जो उसका सेगमेंट है, उस पर फोकस बढ़ा रही है क्या? क्या वो कह रही है कि अभी जो हमारा जो हाई मार्जिन बिजनेस है, जो अभी मात्र हमारे सेल्स का 10% है, हम अगले 2 सालों में चाहते हैं कि ये हमारे सेल्स का 30% हो जाए, और उसके लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं, हमने यहाँ यहाँ बात कर रखी है, हम यहाँ ये सब काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ रोड मैप दिख रहा है क्या हमें? तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा अगर होगा तो उनका मार्जिन एक्सपेंड होगा। तो ये ऐसी कोई बात हो रही है क्या? वेंचरिंग इनटू न्यू ज्योग्राफीज।
अब कंट्री अगर कंपनी जो है, सपोज अगर कोई एक दो स्टेट में सीमित है, तो क्या वो और भी स्टेट को वेंचर करना चाह रही है क्या, कि हम इस स्टेट में भी अपना प्लांट डालेंगे, या यहाँ हम कोई ज्वाइंट वेंचर करेंगे, या फिर हम किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पे वहां पे जाके अपना खोलेंगे क्योंकि वहां भी ऐसी डिमांड है। तो ऐसी कुछ ज्योग्राफीज में, नए ज्योग्राफीज में वेंचर करने की बात चल रही है क्या? ठीक है। और अगर गाइडेंस देती है कंपनी, तो शुड हैव क्लियर ग्रोथ प्लान्स। केवल ऐसे ही मुंह से बोल देने से नहीं कि हम 50% अचीव कर लेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर तक। बोल रही है तो डिमांड कितनी है, और वो जो भी गाइडेंस दे रही है वो सपोर्टेड है कि नहीं उनके कंपनी के, मतलब ऑर्डर बुक से कहें, या सेक्टर में इतनी डिमांड जनरेट हो गई है, हालांकि ऑर्डर अभी इसको मिले नहीं है, बट सेक्टर में इतनी डिमांड तो है, ये दिख रही है। या फिर ऐसी कोई स्ट्रक्चरल ग्रोथ वाली चीजें हैं जो आपको दिखता है कि हाँ ये तो, मतलब नॉर्मली हम डेली यूज की चीजें हैं, एफएमसीजी टाइप बिजनेसेस है, कंजम्पशन बिजनेसेस है, तो इसका चूंकि ब्रांड नेम काफी अच्छा हो चुका है, तो लोग काफी पसंद करना शुरू कर दिए अचानक से, तो ऐसे करके गाइड कर रही है। तो जो भी गाइडेंस दे रही है उसके लिए प्लान्स क्या है उसके पास, ऐसी कोई बात हो रही है क्या उसमें? और कोरिलेशन विद प्रीवियस प्रोमिसेस, जो हमने पहले भी अभी देखा, प्रिपरेशन फेज में भी हमें करना है। तो जब हम कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, तो प्रीवियस प्रॉमिस के साथ अभी जो भी इसका परफॉर्मेंस है और जो भी ये बात ये कह रहे हैं, प्रीवियस प्रॉमिस के ही आसपास लोग चल रहे हैं, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन कर दिया कॉन्फ्रेंस कॉल में ही कि आपने कहा था एक साल पहले, 6 महीने पहले, कि आप ये करेंगे, आपका मार्जिन जो है पहले 10% था, आप 12% की बात करी थी, 6 महीने बीत गए, आपका अभी भी इतना ही है। तो फिर वो बोले कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हमारा एस्पायरेशन ऐसा है, बट वो गाइडेंस नहीं था। दो वी एस्पायर टू डू 12% मार्जिन, बट ये है वो है, ऐसा वैसा, मतलब दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं। तो ये कोरिलेशन आपको देखना है। अब आपने कॉन्फ्रेंस कॉल पूरा सुन लिया, आपने जो भी अभी हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में, वो सारी चीजें आपने ध्यान से सुनी है, और आपको चल गया पता कि आपने लिख लिया है। और लिखने के बाद जो है, अब आप एनालाइज करेंगे कि हमने तो अब बैठ के पूरा सुन लिया, अब क्या करना है हमें इसका। तो पोस्ट कंप्लीशन ऑफ कॉन कॉल, इन्वेस्टर शुड डिराइव फॉलोइंग कंक्लूजन। अब कौन कौन से आपको कंक्लूजन निकालने हैं जो आपके लिए अब बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले, एनी अनाउंसमेंट विच में फ्यूल पैट स्ट्रोक ईपीएस ग्रोथ। पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐसा कोई अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया जो पहले नहीं किया था, अभी इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने बोल दिया, जो कि अर्निंग पर शेयर या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही ईपीएस निकलता है। ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, वो ऐसा अनाउंसमेंट है कि अगर वो एग्जीक्यूशन होता है, जो कि लग रहा है बातों से एग्जीक्यूट तो करेंगे वो, उससे पैट जो है पहले की अपेक्षा और तेजी से ग्रो होगा। ऐसा अनाउंसमेंट मिला है क्या मुझे? पहला चीज हम ये देखेंगे पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान। डायरेक्शन फोकस ऑफ मैनेजमेंट ऑन कोर ऑपरेशन। जो भी कंपनी का कोर ऑपरेशन है जिससे पैसे जनरेट करती है, कंपनी का पूरा फोकस और डायरेक्शन अपने कोर ऑपरेशन को स्केल करने पे होना ही चाहिए। वो अपने मेन जो उन्होंने कंपनी बनाई है जिस काम के लिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। ठीक है। बहुत सी कंपनियों में देखा क्या गया है कि वो काम करते हैं कोई, सपोज किसी एफएमसीजी बिजनेस का, और चला पता कि अचानक से अभी तो मान लीजिए होटल वाला जो सेक्टर है अच्छा कर रहा है, बट जिस टाइम पे कोई सेक्टर अच्छा ना कर रहा हो, तो उन्होंने होटल जो है खरीद लिया उन्होंने, और कोई ब्रांड वैल्यू है ही नहीं उनकी होटल की। मतलब मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोई कंपनी है जो मिठाई बनाती है, तो अगर वो एक्सपेंड कर रही है तो अपने आसपास एक्सपेंड करे, नमकीन बना ले, ठीक है, कुछ अलग और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना ले, कुछ अलग अलग से बेवरेजेस बना ले, देन दैट्स ओके। अब वो अचानक से बोले कि मैं केमिकल बनाऊंगा, ठीक है, तो डोमेन वर्क नहीं है ना। जो मैनेजमेंट ने एक समय गुजारा है अपने काम को डेवलप करने में, अपना एक ब्रांड क्रिएट करने में उस सेगमेंट में, ठीक है, तो वो उसी के आसपास का सेगमेंट में एक्सपेंशन कर रही है, देन इट्स ओके। बट अचानक से बोल रही है ऐसा डोमेन जो कि बिल्कुल ही विपरीत है उसके, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं कर दे रही है। तो ये देखना है आपने, तो फोकस कंपनी का जो हो एकदम कोर ऑपरेशन पे होना चाहिए, उसी के आसपास ही कंपनी अपना कैपेक्स जो भी है ऐसा करना चाहिए, ताकि जो, अगर अगली कंपनी, वो कोई नई कंपनी एक्वायर भी करती है, तो उसके बिजनेस से वो इतना मेल खाए कि उसको, मतलब सिनर्जाइज करने में बहुत दिक्कतें ना हो, और अच्छा मतलब आराम से जो है प्रॉफिट बनना शुरू हो जाए। माइनॉरिटी इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस, इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस को तो रिप्लाई अच्छे से करते हैं सारे कॉन्फ्रेंस कॉल में। ठीक है। कोई अगर बड़े एचएनआई बैठे हुए हैं वहां पे, कोई मर्की टाइप इन्वेस्टर बैठे, उनको अच्छे से वो रिप्लाई करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं, जिन बहुत ही कम क्वांटिटी होल्ड करते हैं, या मतलब कंपनी के लिए वो तो मान नहीं रखते हैं,
उनके क्वेश्चंस को भी जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभी कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है केवल इंस्टीट्यूशंस के हो जाएंगे, जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं उनको लास्ट प्रायोरिटी देते हैं कभी कभी कॉन्फ्रेंस कॉल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैनेजमेंट है वो मतलब उसको मतलब रहना चाहिए कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको उनके लिए भी हम उतना ही फ्रेंडली व्यवहार रखें। तो ये एक अच्छा साइन है कॉन्फ्रेंस कॉल के टाइम पे। कमेंट्री ऑन गाइडेंस मिस, अगर गाइडेंस जो उन्होंने दिया है वो मिस हो गया है, तो फिर उस मिसिंग गाइडेंस पे कमेंट्री कैसी है? क्या कमेंट्री पॉजिटिव है? कमेंट्री का मतलब कि क्या मैनेजमेंट की बातों से ये लग रहा है कि जो मिस हुआ है ये जस्ट ये कवर अप कर लेंगे आगे जाके, ठीक है, आगे जाके कवर अप कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं ये, ठीक है। तो गाइडेंस मिस पे कमेंट्री कैसी है? कमेंट्री पॉजिटिव है, ठीक है। कमेंट्री मतलब बातों को टालने की है तो वो अच्छी अच्छा साइन नहीं है। या कमेंट्री नेगेटिव ही हो गई, या गाइडेंस वाले क्वेश्चन को अवॉइड ही करना शुरू कर दे रहे हैं। पहले किसी ने गाइडेंस ना दिया हो और अभी भी नहीं देना चाह रहा हो, दैट्स ओके, बट पहले दिया हो और अब कह रहे हैं हम नहीं अभी हम मतलब नहीं बात करना चाहते इस बारे में, तो अच्छी बात नहीं है। मतलब कमेंट्री हमेशा शुड बी पॉजिटिव। कैपेक्स विद टाइमलाइन, जो भी कैपेक्स उन्होंने पहले से अनाउंस किया था, तो टाइम किया हो गया अनाउंस कि हम 2025 के दिसंबर तक ये कैपेक्स कर लेंगे, ऑपरेशनल हो जाएगा। फिर अगले साल FY 26 के मार्च तक हम ये कर लेंगे, सितंबर तक हम ये लेके आएंगे। तो मतलब टाइम वाइज उन्होंने पहले बनाया होगा कुछ कैपेक्स का कैसे करेंगे। तो कैपेक्स का जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन के हिसाब से मैच करने की नहीं, कहीं टाइमलाइन डिले तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि डिमांड घटी है। अगर कैपेक्स टाइमलाइन डिले हो रहा है इसका मतलब डिमांड उतनी नहीं है। नहीं तो अगर डिमांड बहुत होगी तो मैनेजमेंट को अर्जेंसी होगी कि हम कैपेक्स जल्दी पूरा करें। इवन किसी किसी केस में कंपनी जो है कैपेक्स को टाइम से पहले पूरा कर लेती है, क्योंकि उसको इतनी डिमांड आ रखी है कि प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट करने की उनको अर्जेंसी रहती है। ये ध्यान देना है आपको एनालिसिस में। फिर आंसर्स ऑन टफ क्वेश्चंस, जो टफ क्वेश्चन पूछे गए उनसे। टफ क्वेश्चन दैट मीन कि एक तो गाइडेंस वाले क्वेश्चन अगर मिस होंगे तो वहां टफ क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा कोई अगर कंपेयर करते हैं उनका पीयर से कि आपका पीयर जो है इतना मार्जिन बनाता है आप कम बनाते हैं, तो आप क्योंकि क्यों कम बनाते हैं, ठीक है। या और भी टफ क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई ऐसा ही क्वेश्चन कर दे कि आप जो कंपनी चला रहे हैं वो ठीक से नहीं चला रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऐसे करके चलाएंगे। बहुत सारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बैठे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी कंपनी एनालाइज कर मतलब की होती है। तो वो उस क्योंकि वो बहुत बहुत सारे कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर चुके हैं और काफी टाइम बीत चुका है मार्केट में, तो उनको आइडिया होता है कौन सा बिजनेस कैसा चलना चाहिए। तो समटाइम्स वो उनकी जो भी कंपनी में बैठे हुए उसका कंपेयर कर देते हैं किसी बड़ी कंपनी से उसी के सेक्टर की, और उसमें देते हैं ज्ञान कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसको वो हम्बली मतलब एक्सेप्ट करते हैं, या फिर कैसे मतलब उसको टैकल करते हैं, दैट आपको देखना है। उससे चलेगा पता कि मैनेजमेंट एक्चुअल में कैसा है। टॉप मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, क्वेश्चंस जो आए हैं उसमें जो MD बैठे हुए हैं और जो CEO बैठे हुए हैं, जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्वेश्चन को कितना टैकल करते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आया तो उन्होंने CFO को थमा दिया, बार बार जो है वो बोल रहे हैं कि यार तुम सेल्स वाले दे दो, तुम इसका जवाब तुम दे दो। कोई टेक्निकल टाइप क्वेश्चन है दैट्स ओके कि टेक्निकल टीम देगी, बट कोई जनरल क्वेश्चन है तो मैनेजमेंट इतना होना चाहिए, चाहे वो जो भी लैंग्वेज में बात करे, लेकिन कंपनी का मालिक वो है, खुद बैठा हुआ वहां पे, सबसे टॉप शेयर होल्डर है वहां पे, और वो डिसीजन वही ले रहा है बंद कमरे में, तो जवाब भी यहाँ पे उसी को देना चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन डिस्काउंटिंग प्रोजेक्टेड गाइडेंस, मतलब कि अगर कोई गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने कॉल कॉल के दौरान, तो जो भी गाइडेंस उन्होंने दिया है उस गाइडेंस को हम अगर थोड़ा हम फाइनेंशियल मॉडलिंग करें, मान लीजिए उसने बोला कि FY 26 तक हम अपना जो रेवेन्यू है वो डबल कर लेंगे और मार्जिन हमारा इससे 2-3% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम फिर चेक करें कि अगर 26 तक ये काम होता है पूरा और मार्जिन भी इतना बढ़ के आता है तो कितना पैट निकलेगा, जो पैट निकलेगा उस हिसाब से आज कंपनी कितनी वैल्यूएशन पे है। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप ये चीज करने में सफल रहते हैं तो आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि मैं बाई करूं क्या। इतना जो गाइडेंस दे दिया है और इतना जो मार्जिन दे दिया है बढ़ा के कि इतना हम करेंगे, उसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, हम जो हमारे वैल्यू एडेड सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उस पर और काम करना चाहते हैं, उसका शेयर बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर हमारा जो अगला 2 साल का रिजल्ट जो बाद हम देखेंगे, तो ये कंपनी आज जितने पे ट्रेड कर रही है वो कितने पे ट्रेड करनी चाहिए, सेम वैल्यूएशन के हिसाब से या ज्यादा कम वैल्यूएशन के हिसाब से। ये अगर प्रोजेक्शन आप कर पाते हैं तो आपके लिए फिर एनालिसिस काफी बेनिफिशियल रहेगा। फिर आपने एनालाइज कर लिया कि हमने ये सब चीजें देख ली, अब कौन कौन सी वो चीज है जो आपको बाइंग डिसीजन की तरफ ले जाएगा। पोस्ट एनालिसिस इन्वेस्टर्स में कंसिडर बाइंग डिसीजन बेस्ड ऑन, ठीक है। अब बाइंग डिसीजन आपका क्या क्या चीज फैक्टर देख के आप डिसीजन लेने चाहिए आप, दैट इज बिजनेस एक्सपेंशन विथ नियर टर्म कैपेक्स,
मतलब मैंने बहुत लंबे कैपेक्स की बात नहीं है कि 4 साल में कैपेक्स करेंगे हम, तब तब करेंगे, वो पता नहीं 4 साल में क्या हो जाएगा। अगर कोई कंपनी अचानक से बोलती है कि इतनी डिमांड आ गई है, वो तुरंत कैपेक्स डालना पड़ेगा, तुरंत उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो नियर टर्म कैपेक्स की बात चल रही है, एकदम तुरंत के तुरंत, दैट इज की डिमांड बहुत ज्यादा है, ये आपके बाइंग डिसीजन को फेवर कर सकता है। कंक्लूजन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, बहुत पहले से मर्जर की बात चल रही थी, तो जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक वो बीएससी एनएससी पे बताएंगे नहीं। बट कॉन्फ्रेंस कॉल में पूछा जा सकता है कि भाई इतना डिले क्यों, आपने जो बात करी थी, आप जो देख रहे थे, क्या हुआ उसका। तो एटलीस्ट वहां पे वो बोल देते हैं कि वी आर इन फाइनल स्टेज, एंड विद इन अ मंथ और विद इन सम वीक वी विल अनाउंस। ठीक है। तो ऐसा अगर लगता है कि कंक्लूड हो गया है, होने वाले की स्थिति में है, जिससे कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा ना, अगर जो जिससे जिस कंपनी से मर्जर कर रहे हैं उसका भी तो आके यहाँ पे जुट जाएगा हमारे बिजनेस में, और फिर दोनों बिजनेस मिलके जब साथ में काम करेंगे तो दोनों के कस्टमर्स मिलेंगे उसको। ठीक है, तो और भी अच्छा काम हो सकता है आगे जाके। तो अगर कंक्लूजन वाले स्टेज में है मर्जर एंड एक्विजिशन, तो मार्जिन एक्सपेंशन विद सेल्स ग्रोथ। वैसे ही मार्जिन एक्सपेंशन की बात हो रही है सेल्स ग्रोथ के साथ साथ, जो भी सेल्स गाइडेंस दिया 20 25 30% का, और बोल रहे मार्जिन भी एक्सपेंड करेंगे हम 11 से 15%, 13%, 20%, जो भी कह रहे हैं। तो इस पे काम हो रहा है, ऐसा कुछ अनाउंस हुआ है जो पहले अनाउंस नहीं हुआ था, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन दैट मे अफेक्ट योर बाइंग डिसीजन। एंड रीपेमेंट ऑफ डेट, अभी तक डेट का कुछ प्लान नहीं चल रहा था, हम कैसे रीपे करेंगे, और इस क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ उन्होंने कुछ डेट पे किया है और बोल रहे हैं कि अगले 3 महीने में सारा का सारा डेट ही हम खत्म कर देंगे। तो आप सीधे देखिए, जैसे ही डेट खत्म होगा, जो इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा था उस डेट पे वो खत्म हो जाएगा, तो सीधा क्या होगा, पैड ग्रोथ मिलेगा आपको। तो बड़ा सा कोई डेट हो वो खत्म कर रहे हैं, और उसकी तरफ मतलब डेट के बारे में बात करना खत्म करने की, और एकदम बोलना कि हमने इस क्वार्टर में इतना डेट खत्म किया है, और एकदम नियर टर्म, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम डेट खत्म कर देंगे, चाहे जैसे भी इंटरनल एक्रूवल से खत्म कर दें, थोड़ा सा डेट रेस करके, मत सॉरी थोड़ा सा फंड रेस करके अपना खत्म कर दे, जो भी करके खत्म कर दे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो आपको इफेक्ट करना चाहिए। डिमर्जर मर्जर विद शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन, अब कोई कंपनी है, ग्रुप की कंपनी है, अलग अलग काम करती है, उसको मर्ज करके, या आपका ही बिजनेस है जिसमें अलग अलग सेगमेंट है, उसको डिमर्ज करके, ऐसे डिमर्ज करे कि मतलब लगे कि शेयर होल्डर्स का अलग से, सभी कंपनियों का वैल्यूएशन अलग अलग मिलेगा जो डिमर्ज कंपनी होंगी। तो फिर उसके बाद जब हम काउंट करेंगे तो फिर दिखेंगे भाई मार्केट कैप जो आज ट्रेड कर रही है ज्यादा मिलेगा इससे। ठीक है, जैसे बिजनेस, जैसे मैंने रिलायंस का वैसे एग्जांपल लेता हूँ, आईटीसी का एग्जांपल लेता हूँ, अगर ये डिमर्ज होंगे तो शेयर होल्डर्स को बिल्कुल फायदा होगा। ऐसा कुछ अनाउंसमेंट ही कर देते हैं कि हम बस तुरंत हमने टीम गठित कर दी है अपनी, और ये हम तुरंत बीएससी एनएससी पे डिमर्जर फाइल करने वाले हैं। तो डिमर्जर का प्रोसेस होता है, लंबा टाइम लगता है। ठीक है, कुछ साल भर टाइप लग जाता है, बहुत सारे प्रोसीजर हैं उसके। बट अगर अनाउंस जो पहले नहीं कर रही थी, अब उसने अचानक से ये सोच लिया और बोल रहा है कि हम तुरंत के तुरंत अब करने वाले हैं, तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स। इंडिकेशन ऑफ बीटिंग सेल्स ग्रोथ टारगेट, जो भी उसने पहले टारगेट लिया हुआ है सेल्स ग्रोथ का, पहले क्वार्टर रिजल्ट आपके आ गया पास, दूसरा आ गया पास आपके, और दिख रहा है इसमें कि इतना बढ़िया सेल्स चल रहा है ना, और बात बात से भी उनके कि ये सेल्स ग्रोथ जो है अचानक से बीट कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे मार्जिन से बीट करेंगे सेल्स ग्रोथ को, या फिर मार्क जो गाइडेंस है उसको ही रेस कर दिया उन्होंने, या फिर रेस करने का एक चांस बनता है, मे बी 1 2 क्वार्टर और के बाद वो रेस कर देंगे, मतलब सेल्स ग्रोथ टारगेट जो है उसको अच्छे मार्जिन से बीट करने की बात चल रही है। ये होता हुआ दिख रहा है आपको। बिग अनाउंसमेंट इन द सेक्टर, अब उस सेक्टर में जो काम करती है आपकी कंपनी वो अच्छी कंपनी है, और उस सेक्टर में ही बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो गया है, और कंपनी ये बात बोल रही है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कि जो ये अनाउंसमेंट हुआ है सेक्टर में, उससे हमें भी बहुत सारा काम मिलने की आशा है। हमने बहुत सारा बिडिंग कर रखा है ऑलरेडी, हमने इतना का बिडिंग कर रखा है, इसमें से हम कितना एलवन होंगे अभी आने वाले टाइम में आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे, लेकिन हमने इतना पाइपलाइन डाल दिया है, ऐसा कुछ, और ये बहुत ही नियर टर्म में होने वाला है, देन इट कैन इन्फ्लुएंस योर बाइंग डिसीजन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें देखनी है, बट बात यह है कि एवरी बिग ट्री वाज अ प्लांट इनिशियली, मतलब कोई चीज अगर कुछ नई चीज हो रही है तो वो इनिशियल में छोटी दिखेगी, लेकिन वो अगर कंटिन्यूअसली होती ही चली जाए तो उसको बड़ा बनने में देर नहीं लगेगी। तो हमें ये सभी इंडिकेशंस जो हैं, मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम बाइंग डिसीजन हमारा हो तो एटलीस्ट इन्हीं चीजों पे बेस्ड हो। ठीक है, हम कहीं भी बिना किसी मतलब के बाइंग ना कर लें, हमें इन सब चीजों में से कुछ ना कुछ दिखता हुआ होता हुआ दिख रहा हो, तभी हम बाई कर रहे हैं। एंड देन व्हाट कैन इन्फ्लुएंस योर सेलिंग डिसीजन, तो कुछ कुछ पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से आप चाहें तो सेल डिसीजन ले सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं किसी कंपनी। दैट इज मिसिंग डिलेइंग ऑन अनाउंस कैपेक्स गाइडलाइंस, उन्होंने कैपेक्स कर दिया अनाउंस कि हम 2026 तक, 27 तक, 24 के
अक्टूबर तक, दिसंबर तक हम एक यहाँ फला जगह पे एक प्लांट लगा रहे हैं और उसको ऑपरेशनल कर लेंगे, और उससे एटलीस्ट कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर के 3 मंथ में या 6 मंथ में कुछ ना कुछ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आएगा, जो कि हमारे टॉप लाइन मींस सेल्स ग्रोथ को, रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इसमें आप देख रहे हैं डिले चल रहा है या मिसिंग ये गाइडलाइंस चल रही हैं इनकी, इसका मतलब कि डिमांड स्लो डाउन हो रही है। डायरेक्टली आपको आपको नहीं बोलेगा मैनेजमेंट, बट आपको ये सब चीजें देख के समझनी है चीजें। नॉन एग्जीक्यूशन ऑन सेल्स ग्रोथ, जो भी गाइडेंस दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि कंपनी ने गाइडेंस दे दिया है कि हम 40% से ग्रो करेंगे, और 2 क्वार्टर बीतने के बाद आपको लग रहा है कि कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, जो सेल्स पिछले साल चल रहा था इनका क्वार्टर्स में, उतना ही रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आधा बचा साल है उसमें अब 80% सेल्स ग्रोथ मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके पूरे ईयर का 40% सेल्स ग्रोथ बीट होगा, जो कि लगता नहीं है कि ये कंप्लीट कर पाएंगे। आप कंपनी का प्रोफाइल देखेंगे, पहले के उनके रिजल्ट्स देखेंगे, तो कितना कितना उनको टोटल रेवेन्यू का कितना रेवेन्यू उनको आधे साल पहले आधे साल में आता है फर्स्ट हाफ ईयर में, और कितना सेकेंड हाफ ईयर में आता है, एक परसेंटेज मिलेगा आपको। उससे भी कैलकुलेट करेंगे आपको, तो लग जाएगा पता कि ये मिस करेंगे ही करेंगे, भले बोल नहीं रहे हैं बट मिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुअल जो है वो, अगर ग्रोथ गाइडेंस दिया हुआ है तो ग्रेजुअली सभी क्वार्टर में मोटा मोटा उतना आ जाना चाहिए, ताकि ज्यादा कंपनी को ओवर प्रोमिस ना करना पड़े, या फिर ऐसा ना हो कि सामान सप्लाई कर दिया और पैसे मिलने की देरी लगेगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर सेल्स गाइडेंस मिस हो रहा है और कंक्लूसिव कंक्लूसिव रिप्लाई अगर नहीं है, देन दैट कैन इन्फ्लुएंस योर सेलिंग डिसीजन। डिक्रीज इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल्स, सपोज उसके पास बिजनेस अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, और ऐसा सेगमेंट जिसमें वो हाई मार्जिन बनाती है, ठीक है, उसका सेल्स तो ठीक रहा, लेकिन जो हाई मार्जिन वाला सेगमेंट है उसमें सेल्स परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है। पहले पूरे रेवेन्यू का उसको 20% सेल्स वहां से मिलता था, इस क्वार्टर में उसने 10% ही सेल्स रिपोर्ट किया उस सेगमेंट में, या 15% सेल्स किया रिपोर्ट उस सेगमेंट में। हालांकि उसका जो सेल्स ग्रोथ है बाकी सारे सेगमेंट ने कवर कर दिया। ठीक है, तो ये हेल्दी साइन नहीं है। अच्छा मैनेजमेंट जो है वो अपना जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, या जो मार्जिन एक्रेटिव प्रोडक्ट है, या हाई मार्जिन बिजनेस है, उसको और ज्यादा उसका परसेंटेज अपने सेल्स परसेंटेज में बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको, दिस इज नॉट अ गुड साइन। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कैश ऑन बुक, मतलब कंपनी ने पैसे कमाए हैं और बुक में पैसे दिख रहे हैं आपको, बैलेंस बुक पे कैश, बैलेंस शीट पे आपको पैसे दिख रहे हैं, तो उस पैसे का या तो वो प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए उसको, या तो कैपेक्स करेगा, डिमांड डिमांड है तो। अगर डिमांड नहीं है उसके पास, तो सिमिलर कंपनी को एक्वायर करे अपने ही बिजनेसेस में। जैसे हमने बात करी मर्जर एक्विजिशन की, अगर वो भी नहीं दिखता कुछ अपॉर्चुनिटी अभी है, या बहुत महंगे महंगे लोग वैल्यूएशन मांग रहे हैं, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन तो है नहीं कैश का, तो क्यों ना मैं बाईबैक ही कर लूं, शेयर ही बायबैक कर लें अपने। शेयर बायबैक भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम डिविडेंड दे दे अपने शेयर होल्डर्स को, कुछ ना कुछ तो करे उस कैश का, बट ऐसे इडल कैश नहीं पड़ा होना चाहिए 3% के ब्याज दर पे। सेविंग अकाउंट भी होगा ना, सेविंग अकाउंट में 3% के ब्याज दर पे कैश नहीं पड़ा होना चाहिए। आप दे दीजिए जिसका है, मतलब अपने शेयर होल्डर्स को, वो अपना कहीं इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा पैसे जनरेट करेंगे या अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो जो बुक पे जो कैश पड़ा हुआ है उस कैश का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना मतलब होते रहना चाहिए। वेंचरिंग बिजनेसेस आउटसाइड कोर ऑपरेशन, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर दूध बेचने वाली, मिठाई बनाने वाली कंपनी है, तो अपने कोर बिजनेस के आसपास ही एक्विजिशन भी करे, या अपना खुद का कैपेक्स करे। वो काम कुछ कपड़ा बेचती है, कपड़ा कल बोल रही है हम टेलीविजन बेचेंगे, अब ये नहीं होता है। ठीक है, आजकल जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, पता नहीं बनाती कुछ भी हैं, बोल रहे कि हम भी सोलर बेचेंगे। आप जहां देख लीजिए, बना रही केमिकल, बोल रहे हैं हम भी सोलर। कोई बोल रहा है हम बेचते हैं पानी, बोल रहा है हम भी सोलर। कोई बोल रहा है हम बेचते हैं मिठाई, हम भी सोलर। ये नहीं होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो ये जो है ये चीजें आप देखना है, आपको ऐसा कुछ होता दिखता है तो आप उसको नमस्ते कीजिए। सेक्टर फेसिंग हेडविंड्स, मार्जिन कंप्रेशन, अब वो जिस सेक्टर में काम करती है उसी सेक्टर में हेडविंड्स है। मानता हूं कि आपकी मान लीजिए कोई कंपनी है, आपने किसी और का कॉन कॉल सुना, लेकिन इस कॉन कॉल में लग रहा है कि ये जो मैनेजमेंट है ये सेक्टर में हेडविंड की बात कर रहा है। हेडविंड मीन्स की मतलब सपोर्टेड नहीं है, जो भी मैक्रो या माइक्रो इन्वायरमेंट्स है बिजनेस के लिए सपोर्टिंग नहीं है, दैट इज द कंडीशन वी कॉल हेडविंड्स, ऐसा कुछ है। तो आप किसी पीयर ग्रुप का भी अगर कॉन कॉल सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे वो सेम सिमिलर फर्क आपकी कंपनी पे भी पड़ेगा, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। वो होता ही होता है। मार्जिन कंप्रेस हो रहा है, होता यही है कि अगर गाइडेंस, जो भी सेल्स ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो रही है, और आपने आपने रेडी मटेरियल तैयार कर दिया है,
माल आपने तैयार करके रखा हुआ है, तो आप चाहेंगे कि ये कैसे भी करके यहाँ से निकले, ताकि जो कैश मेरे लगे हैं वो कैश रिलीज हो, मैं फिर और कोई काम देखूं। ठीक है, ये नहीं कि वो फंस जाए। तो उस चक्कर में क्या करेंगे, आप थोड़ा मार्जिन अपना कम करके भी सामान बेच देंगे कॉम्पिटिटिव होने के चक्कर में। तो वो चीज ना हो रही हो। या कोई ऐसा भी होता है कभी कभी कि सेक्टर जो है बड़ा अच्छा कर रहा था, लेकिन इतनी लोगों ने कैपेसिटी लगा ली है, इतनी कैपेसिटी लगा ली है लोगों ने, कि जितनी डिमांड थी, डिमांड से ज्यादा अब प्रोडक्शन ही होने लगा है। तो वही पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का सिनेरियो है। अगर डिमांड अगर नहीं बढ़ी, सप्लाई बढ़ती रही, तो फिर मार्जिन कंप्रेशन तो होगा, सामान सस्ता बेचना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा ज्यादा आपके पास। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी हम सोलर का देखते हैं, सोलर पैनल का देख रहे हैं, मार्जिन कहाँ था, मार्जिन कहाँ पहुंचा है। हालांकि डिमांड की कमी नहीं है, डिमांड बहुत है, फिर भी मार्जिन कंप्रेशन हो गया। आप सोच लीजिए जहां पे डिमांड सीमित हो वहां क्या हाल हो। ठीक है, जैसे एक बिजनेस है, जैसे एमडीएफ का बिजनेस है। एमडीएफ इज, जैसे लेमिनेट्स होते हैं ना, लेमिनेट्स, एमडीएफ है लैमिनेट फर्नीचर समथिंग मॉड्यूलर, मॉड्यूलर लैमिनेट फर्नीचर करके कुछ बोलते हैं। जैसे प्लाई होता है ना, तो आजकल ना लैमिनेटेड टाइप के मतलब वैसा ही कुछ वुडिंग कोटिंग का सामान है, जिसको हम प्लाई की जगह पे यूज करते हैं, फ्लोरिंग में एमडीएफ यूज करते हैं आजकल। ठीक है, तो मतलब कोविड के टाइम पे पहले हम एमडीएफ मंगाया करते थे बहुत विदेश से, सस्ता पड़ता था हमें। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा तो फिर आना बंद हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जस्ट लाइक वॉलपेपर और वॉल फ्लोरिंग भी होता है एमडीएफ में, मोटे मोटे भी होते हैं, काफी बढ़िया बढ़िया डायमीटर के। ठीक है, तो डिमांड जो है उनका अच्छा था हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ यूज भी होता है, बट एक्सपोर्ट जो आता था ना वो बंद हो गया था ड्यू टू कोविड। कंटेनर के भी प्राइसेस बढ़ गए थे, उससे बंद हो गया था। तो हमारे लोकल जो थे ना उनको काफी फायदा हुआ। जैसे रुशील डेकोर कंपनी का नाम है, कोई बीम पैनल है। ठीक है, और भी है, स्टाइलम है, ये सब कंपनीज हैं। तो इनको बड़ा फायदा हुआ। फिर इन्होंने क्या करा कि अपने यहाँ के डिमांड को देखते हुए इन्होंने फिर और कैपेक्स कर लिया। और जैसे ही कंटेनर प्राइसेस ठीक हुए, पूरा वर्ल्ड वापस खुला, वापस फिर चाइनीज इंपोर्ट आने लगा हमारे यहाँ पे, इनका मार्जिन एकदम बहुत गंदे तरीके से गिर गया। तो ये सब चीजें आपको देखनी है उसमें, मतलब बातें करके आपको देखना है कि बातें क्या चल रही हैं कॉम्पोज में। ऐसी कोई बात आपको दिखती है, देन दैट कैन इन्फ्लुएंस योर सेलिंग डिसीजन। एंड रिडक्शन ऑन सेल्स और मार्जिन गाइडेंस, जो भी सेल्स गाइडेंस है या मार्जिन जो गाइडेंस है, वहाँ कंपनी खुद कह रही है कि हम इतना सेल्स जो हमने कहा है मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हमने जो मार्जिन कहा था हम वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और खुद ही करिए आगे चल के। तो मैनेजमेंट ही पेसिमिस्टिक है। तो इन एनी केस यू शुड नॉट बी मोर ऑप्टिमिस्टिक देन मैनेजमेंट। आपको तो उसके भी ऑप्टिमिज्म को बहुत कंजर्वेटिव होके लेना है। मैंने देखा है बहुत जगह पे कि मैनेजमेंट को भरोसा ही नहीं है, शेयर होल्डर्स को बहुत भरोसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन फैक्ट्स चेंजेस यू शुड चेंज योर माइंड। मतलब जो भी सोच के आपने लिया था वो फैक्ट जो था, जो जो आपके बाइंग डिसीजन का फैक्ट था, वही अगर चेंज हो गया है तो यू शुड चेंज योर माइंड। आपको भी चेंज होना है, आपको वहां खड़े नहीं रहना है। ये बिजनेस है, बहुत ही डायनेमिकली चेंज होता है। तो कुछ भी उसमें चेंज हो रहा है तो आपको अपना भी डिसीजन चेंज करना है कि मैं इसको होल्ड ही क्यों करूं। ठीक है, एंड देयर आर सम केसेस वेयर नो एक्शंस रिक्वायर्ड। सो इन एक्शन और नो एक्शन इज द टफेस्ट टास्क इन द गेम फॉर एक्टिव इन्वेस्टर्स। आप इतना पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा स्क्रीन देखेंगे, बहुत ज्यादा चीजें करेंगे ना, तो आपको डेली कुछ ना कुछ लगेगा कि मैं कुछ करूँ इसमें, मैं इसमें कुछ करूँ। मैंने जो पढ़ा है बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है मैंने, मुझे इसमें ना और लेना चाहिए। या पसंद नहीं आ रही हो बात, लेकिन मुझे बेच देना चाहिए। कुछ ना कुछ आपका मन करेगा, आपके पास डीमेट में पैसे पड़े हुए हैं या अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं तो कुछ ले लेता हूँ, भाग जाएगी ऊपर। ऐसा कुछ अंदर रहता है ऐसा। तो उस इतना पढ़ने के बावजूद, इतना एक्टिव रहने के बावजूद भी अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं ना, दैट शोज योर मेच्योरिटी, कि आप मैच्योर हो रहे हैं, आपको पता है कब, मतलब आपको पता है वार कब करना है। ठीक है, हल्ला मच रहा है, सब कुछ ठीक है, आपको पता है आपको कब आगे निकलना है हथियार लेके, आप उसके लिए तैयार रहिए। नो एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। कोई एक्शन नहीं करना भी एक एक्शन है आपकी तरफ से। आपने अपने मन को इतना रोका, वो बहुत ही बड़ी बात है। बाइंग और सेलिंग डिसीजन से बहुत ही, आप बहुत ये टफ है आज की डेट में कि आप कोई एक्शन ना करें इतना पढ़ने के बाद। तो कौन से किस जहां आप कोई एक्शन नहीं करेंगे। वन ऑफ एक्सपेंस कॉस्ट, रिपोर्टेड रिजल्ट डिप्रेस्ड। कंपनी ने अच्छा किया है, सेल्स वेल्स सब ठीक किया है, लेकिन उसने क्या किया कि कोई ऐसा एक्सपेंस कर लिया इस क्वार्टर में जो कि एक ही बार लगेगा, इसी क्वार्टर में लगेगा। उसने कोई नया सॉफ्टवेयर अपने कंपनी के लिए ले लिया जो कि उसको आगे जाके हेल्प करेगा। अब क्या होगा कि उस टाइम में उसे खर्चे ज्यादा दिखेंगे आपको। ठीक है, मार्जिन खराब दिखेगा आपको। बट ये तो आपको पता है कि ये तो एक बार का है, हो गया, अगली बार तो फिर वैसा ही हो जाएगा, अगली बार तो सेम कॉस्ट लगेगा नहीं।
उसने कुछ नए एम्प्लॉय ऐड कर लिए अपने पास, पूरे साल को देखते हुए कि ये बहुत काम आने वाला है, एम्प्लॉय ऐड करो, उनको पैसे दे दिए उन्होंने। तो वो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉय एक्सपेंस भी मॉडरेट होना शुरू हो जाएगा वहां से। तो अगर कोई वन ऑफ एक्सपेंस आ जाता है कोई भी, ठीक है, तो वैसे केसेस में मान लो कोई डेफर्ड टैक्स है, ठीक है ना, पुराना टैक्स अचानक से जीएसटी डिपार्टमेंट ने दे दिया नोटिस कि भाई ये टैक्स भरो आप, आपने कुछ ऐसा मतलब पहले कम भरा था, तो उनको देना पड़ा, तो पैड ग्रोथ कम दिखेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कम दिखेगा। तो वैसी चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, वो वन टाइम होता है, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो है वो चलेगा। फिक्स्ड रॉ मटेरियल प्राइस हाइक। अब किसी क्वार्टर में अचानक से उसका जो रॉ मटेरियल था ना, वो रॉ मटेरियल हाइक हो गया, ठीक है, तो अब उस कंपनी, अगर अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं, तो वो हाइक जो हुआ है, तो उसको तो मतलब उसके कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, ग्रॉस मार्जिन पे फर्क फर्क तो पड़ेगा। लेकिन कंपनी इतनी अच्छी है कि वो पास ऑन करेगी अपने कस्टमर को, लेकिन वो पास ऑन करने में उसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि उसने आज खरीदा तो आज ही अपने कस्टमर से पैसा वो मांग लेगी जो हाइक वाला प्राइस है, नहीं कर सकती वैसा, तो एक टाइम लैग होगा, टाइम लैग बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर आपको दिखता है कि कोई रॉ मटेरियल हाइक के चलते उनका कुछ इफेक्ट हो गया है मार्जिन, जो कि हो जाएगा आगे जाके, वो मॉडरेट हो जाएगा, या तो वो पास पास ऑन कर देगी, या फिर वो जो प्राइस है वही अपने आप से सही पे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर ये रॉ मटेरियल प्राइसेस आपको लगता है कि लंबे समय के लिए परेशान करेगा इनको, और कंपनी का प्रोफाइल ऐसा है कि वो अपने कस्टमर को पास ऑन भी नहीं करती है, या अगर कस्टमर को पास ऑन करेगी तो जो क्लाइंट है ना वो चेंज ही कर देगा, कहीं और चला जाएगा, ठीक है, ऐसा लगता है आपको, तो फिर बिल्कुल तब आप देख सकते हैं कि नहीं, नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर वो कस्टमर छोड़ के भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो इसी कंपनी के पास ही जाएगा जहां इसके पीयर के पास ही जाएगा, तो पीयर के पास भी सेम प्रॉब्लम आ रखी होगी ना। ठीक है, जनरली होता नहीं है ऐसा। तो कंपनी जो है, वही अच्छी कंपनी जो है वो पास ऑन कर देती है प्राइस, लेकिन टाइम लगता है उसमें। वन टाइम इन्वेंट्री लॉस, इन्वेंट्री लॉस का मतलब होता है इन्वेंट्री लॉस है, इन्वेंट्री गेन, इसका मतलब होता है भाई, ये भी रिलेटेड है रॉ मटेरियल से ही। सपोज कि कंपनी ने कोई 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 काम करती थी, माना कि कोई कपड़े बनाती थी, तो उसको कॉटन लेना पड़ता होगा, रुई लेना पड़ता होगा, कपास लेना पड़ता होगा, जो भी है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है, मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट में उसके रेडी मटेरियल का प्राइस है, ठीक है, वो एक सर्टेन मान लीजिए 100 रुपए है, और उसका जो रॉ मटेरियल खर्चा है वो 80 रुपए का हो रहा था, अब वो 90 का मिल रहा है। ठीक है, वो अचानक से 90 का मिल रहा है, तो उसको सामान जो डिमांड है वो तो सप्लाई करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मटेरियल जो है उसने बनाया, तो वो जैसे कि अभी अभी 80 रुपए का मिल रहा है, अभी 80 रुपए का उसने रॉ मटेरियल खरीदा और 100 का बेच रही थी, अचानक से मार्केट में कॉटन के दाम ही बहुत कम हो गए, कॉटन कॉटन के बहुत दाम कम हो गए, वो हो गए 80 से सीधे घट के वो 60 रुपए हो गए। तो उसने जो रेडी मटेरियल तैयार किया है, और जो मार्केट में अब रेडी मटेरियल का प्राइस हो रहा है, उसमें डिफरेंस आएगा। लेकिन अब चूंकि उसने तैयार कर दिया है, वो पैसे फंसाएगी नहीं, वो अपना सामान बेच देगी, भले लॉस में बेचना पड़े। दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री लॉस। हाइयर प्राइस पे रॉ मटेरियल खरीद लेना, और जब वो प्रोडक्शन चल रहा हो, सप्लाई के टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत ही घट जाए, तो भी कंपनी को बेच के कम से कम जो पैसा कैश है वो लेना पड़ेगा, ताकि आगे काम करे वो। तो इस केस में उसको कम पे बेच के निकलना होता है कुछ कुछ अपनी इन्वेंट्रीज को। ठीक है, कुछ भी नेगोशिएट करेगी कि देखिए हमारी पुरानी इन्वेंट्री है, थोड़ा महंगे में ले लीजिए, नई इन्वेंट्री को थोड़ी ठीक है हम कर लेंगे बात। तो उस ऐसे केसेस को इन्वेंट्री लॉस बोलते हैं। और इसका रिवर्स सेक्शन जो होता है उसको इन्वेंट्री गेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अचानक से क्रूड के प्राइसेस बहुत बढ़ जाए, तो कंपनी ने तो जो भी क्रूड जो एक्वायर करती हैं एक्सप्लोरेशन वाले मतलब कंपनी से, तो उन्होंने तो एक सर्टेन प्राइस पे लिया हुआ है, लेकिन अचानक से क्रूड का प्राइस अचानक से 30% बढ़ जाए, तो थोड़ी वो बोलेगी कि हमने कम पे लिया हुआ था रॉ मटेरियल, तो आपको कम पे देंगे, नहीं, वो जो आज का दाम है उसी पे देगी आपको। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री गेन। ठीक है, तो इन्वेंट्री गेन से ना ज्यादा उत्साहित होना है, और ना इन्वेंट्री लॉस से ज्यादा परेशान होना है। ठीक है, और इन्वेंट्री लॉस ऐसा होना चाहिए कि ये एक क्वार्टर की बात है, अगले क्वार्टर से सारा का सारा दाम नॉर्मलाइज दिखेगा, तो शॉर्टर पीरियड के लिए होना चाहिए। जब ज्यादा लंबे बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बना ली है बड़े रॉ मटेरियल प्राइस पे, तो वो दिक्कत करेगी आपको। और अगर इसके लिए ये क्यों जरूरी है, इसलिए कहा जाता है कि जो वर्किंग कैपिटल डेज है ना आपका, वो कम से कम होना चाहिए, कैश कन्वर्जन साइकिल कम से कम होना चाहिए। बहुत लंबा कैश कन्वर्जन साइकिल अगर हो गया आपका, तो सोचिए कि इसका मतलब इन्वेंट्री लंबा फंसेगी आपकी। इसलिए कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो काफी छोटा होगा, तो यानी 30-40 दिन में, 50 दिन में अगर पैसा रोटेट हो जाता है पूरा का पूरा इन्वेंट्री आपका, तो वो क्वार्टर के अंदर ही सारा मामला सेटल हो जाएगा। इसीलिए वो रेशियो जरूरी होते हैं, जहां पे भी रॉ मटेरियल का ज्यादा अगर इंगेजमेंट है, तो फिर ये वाला चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वार्टर फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स। अब जो क्वार्टर है उसमें कहीं बाढ़ ही आ गया बहुत सी क्षेत्रों में,
कुछ सूखा ही पड़ गया बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई। ठीक है। या फिर जैसे ये क्वार्टर था जो इलेक्शन का ही क्वार्टर, तो काफी बिजनेसेस से इफेक्ट हो गए। तो ऐसा कोई अगर कुछ क्वार्टर में कोई अगर हुआ है, कुछ अगर अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हुआ है, तो उसको फिर उस एक क्वार्टर का ही मानेंगे कि ये ठीक है, इस क्वार्टर तक था, नेक्स्ट क्वार्टर से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, जैसे मैंने बात की थी आपसे, कंजम्पशन की बात की थी कि ये क्वार्टर में पूरा का पूरा 2 महीने का सावन था, तो जो भी क्यूएसआर वाले बिजनेस थे, जो भी कंजम्पशन वाले बिजनेस थे, कितना इफेक्ट हुए वो। लेकिन हर साल तो 2 महीने का सावन नहीं होगा ना, हर साल तो 1 महीने का ही, 28 दिन का, 30 दिन का है। तो ऐसा कुछ होता है, तो उससे बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं होती। रिपोर्टेड ग्रोथ इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस। और जो अगर कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है जो ग्रोथ, वो जो एक्सपेक्टेशंस मार्केट की थी उतनी ही की है, आपकी जो थी आपकी भी बराबर की है। आप जानते हैं कि हाँ 30% का ग्रोथ होना चाहिए, उतना ही हो रहा है, मार्जिन भी ठीक है इसका, तो ठीक है, आपने ले रखी है कंपनी, तो ठीक है, चलने दीजिए इसको। उसमें कुछ एक्शन नहीं करना है, ना उसको बेचना है, ना खरीदना है, ना ज्यादा आपका और बढ़ाना है, उसमें कुछ नहीं करना है आपने, सब कुछ इन लाइन चल रहा है। कॉन्फिडेंट कमेंट्री ऑन बिलो एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सपोज अगर रिजल्ट उस क्वार्टर में खराब आ गया, लेकिन मैनेजमेंट जो कमेंट्री दे रही है वो अच्छा दे रही है, बोले कि नहीं हम कर लेंगे, हम कैचअप कर लेंगे, हमारी ये सब प्रॉब्लम थी, अभी वो सॉल्व हो गई है लगभग लगभग, और हम जो हमारा जो एक लॉस अपॉर्चुनिटी थी उस पर हम काम कर रहे हैं, और इस साल के आखिरी तक जो है हम आपको दिखेंगे, जो हमने कहा था हम कर डालेंगे उसको, और कॉन्फिडेंटली ये बात कह रही है। देन तब भी आप उसको एक और क्वार्टर देके देख सकते हैं कि वो चीजें फिर अब हुई कि नहीं हुई। तो ये भी कोई भी एक्शन लेने का टाइम नहीं होता। फर्मनेस ऑन सेल्स एंड मार्जिन गाइडेंस। जो भी चाहे हुआ हो, ठीक है, चाहे उसने अचीव किया हो अपना गाइडेंस, अपना क्वार्टर भी क्वार्टर वो करते जा रही हो थोड़ा थोड़ा कर करके, या फिर ना भी करी हो उसने, लेकिन अपने गाइडेंस के ऊपर एकदम फर्म है कि नहीं हम करेंगे, हमारे पास ये सब चीजें हैं, इतने ऑर्डर्स मेरे पास हैं, हमने काम शुरू कर दिया है, हमारा अगला प्लांट जो ऑपरेशन होने वाला है अभी तुरंत हो जाएगा, तो हम अभी जो मार्जिन दिया है हम कर ही देंगे। इस पे फर्म है एकदम, कोई दाएं बाएं घुमा नहीं रहे आप कि आपको अगले क्वार्टर में बताएंगे कि आपको हम अभी, हमने कहा था लेकिन वो, हमने तो बस अपना एक हमारा इंटरनल, हमारी कंपनी का एम है, ऐसे भी बोलते हैं लोग कि दिस वाज आवर इंटरनल एम, दो इट वाज जस्ट अ गाइडेंस बट इट वाज आवर इंटरनल एस्पायरेशन, वी एस्पायर टू ग्रो मोर देन व्हाट वी थिंक। ऐसे करके बोलेंगे आपको बड़ी बड़ी लाइनें, बट उससे कोई मतलब नहीं है। आप सो नाउ जस्ट सेइंग कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल का डिकोडिंग है क्या, व्हाट इज कॉन्फ्रेंस कॉल वी एट लास्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल आर लैब टेस्ट। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो लैब टेस्ट होता है। कॉन्फ्रेंस कॉल कोई करने आ रहा है तो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, लोग चेक करके कुछ ना कुछ उसमें निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में आप सोच लीजिए, कोई कंपनी अगर पहली बार कॉन्फ्रेंस कॉल करने आ रही है, मतलब आप खुद कह रहे हैं कर लो मेरा लैब टेस्ट, आप एश्योर्ड हैं कि भाई रिजल्ट अच्छे ही आने वाले हैं, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाने के लिए हो। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी, छोटी सी कंपनी पहली बार कॉन्फ्रेंस कॉल कर रही है, मतलब उसके पास अपने इन्वेस्टर के को बोलने के लिए कुछ है, जो वो खाली डिक्लेरेशन देकर नहीं बोल पा रही है बीएससी एनएससी पे। वो चाहती है कि हमसे खूब क्वेश्चन हो, हम खूब रिप्लाई करें, हमारी बात दूर तक जाए, लोग उस पर फिर एक्शन लें। ठीक है, तो कोई अपने मन से नहीं बोलता मेरा लैब टेस्ट कर लो। अगर कहता है तो मतलब कि वो पाक साफ आदमी है। जनरली वो बस गलत भी हो सकता है, बट एक नेचर जो है आदमी का वो यही है ना। तो कॉन्फ्रेंस कॉल और लैब टेस्ट, ठीक है, कि आप लैब टेस्ट करेंगे फिर डायग्नोसिस आ ही जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर आप ठीक से, अगर आप ध्यान से देखें तो। सो विद दिस आई फिनिश्ड।